Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, BVD, IITM Lucknow. In today's session, we are going to study about highway development in India and different type of committee and organization formed for developing a better road transportation in India. So content for today's topic is JCAR Committee, Central Road Fund, Indian Road Congress, Motor Vehicle Act, Central Road Research Institute, National Highway Act, Highway Research Board, National Transport Policy Committee, necessity of highway planning, classification of road and road patterns. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट जेकार कमेटी. व्हाट इज जेकार कमेटी? तो कमेटी से आपको पता चल रहा है कि कमेटी मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे जो कि इंडिया में रोड को किस हिसाब से डेवलप किया जाए उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे. एक संगठन होगा, एक कमेटी होगी जिसको अपॉइंट किया गया होगा या तो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू या कोई एनजीओ या कोई अदर मेथड के थ्रू जो रोड पे बात करेंगे. तो जेकार कमेटी जो थी वो सबसे पहले संगठित की गई थी 1927 में. 1927 एक्चुअली हुआ क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अराउंड में मोटर व्हीकल यानी कि बाइक्स एंड कार्स जो थी वो वर्ल्ड में सोसाइटी में आनी शुरू हो गई थी. तो अब जब मोटर कार जब सोसाइटी में आने लगी तो उसके लिए एक बेटर रोड नेटवर्क की जरूरत थी इंडिया में. तो in 1927 Indian Road Development Committee was appointed by the government with the M.R. जयकार एज ए चेयरमैन. बेसिकली जो जयकार कमेटी थी वो पहले शुरू में उसे इस नाम से बुलाया गया था इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी. In 1927 it was formed as a Indian Road Development Committee under the chairmanship of M.R. Jayakar as a chairman. अब इस कमेटी का क्या काम था? इस कमेटी का काम था कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सजेस्ट करना ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट रोड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए. तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया? इन्होंने सजेस्ट किया कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने सजेस्ट किया कि रोड डेवलपमेंट इन द कंट्री शुड बी मेड एज अ नेशनल इंटरेस्ट. मतलब कि जो रोड का डेवलपमेंट होगा, जब भी रोड बनेगी वो इस हिसाब से बनेगी कि उसमें देश का जनित है, देश के लिए फायदेमंद है. ये सबसे पहला इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी थी कि एक्चुअली अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये उन्होंने सजेस्ट नहीं किया होता कि रोड डेवलपमेंट इन इंडिया शुड बी एज ए नेशनल इंटरेस्ट, अगर ऐसा उन्होंने नहीं बताया होता तो उस केस में देखा जाता कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रोड के अलाइनमेंट डिसाइड कर रही है कि हाँ उसको यहाँ से रोड निकाल के ले जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से रोड बना रही है, लोकल गवर्नमेंट उस हिसाब से बना रही है. ऐसा नहीं है. अभी क्या है, इंडिया अगर हमारी अपनी कंट्री की बात करें तो रोड डेवलपमेंट इस हिसाब से किया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसके साथ बेनिफिशियरी बने. दूसरा था कि रोड मेंटेनेंस के लिए चार्जेस, कुछ टैक्स हमें एक्स्ट्रा निकालने होंगे. वो टैक्स से हम ऐसे जनरल पब्लिक से तो नहीं ले सकते. जो रोड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो गाड़ी यूज़ नहीं कर रही है उससे तो हम टैक्स नहीं ले सकते. तो किससे लिया जाए? तो उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया था उस टाइम में कि हम पेट्रोल जिससे गाड़ी चलती थी, जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है, जिससे ऑपरेट करती है, हम उस पर टैक्स लगाएंगे. वो टैक्स जो जाएगा वो जाएगा एक रोड डेवलपमेंट फंड में, जो कि बाद में पता हो गया था सेंट्रल रोड फंड. जो बाद में, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब हो रही थी जब हम इंडिया उस टाइम में रूल किया जा रहा था इंग्लैंड की महारानी के अंदर में, इंडिया के अंदर में रूल चल रहा था. उस टाइम की ये बात थी. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ये सारी चीज़ों का नाम चेंज हो गया. जैसे रोड डेवलपमेंट फंड को सेंट्रल रोड फंड कर दिया गया, इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी को जयकार कमेटी बोल दिया गया. तो ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंस के बाद आई थी. तो दूसरा इनका सजेशन क्या था कि जो पेट्रोल पे टैक्स किया जाए, उससे जो पैसा हमें मिले, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो सेंट्रल रोड फंड में डिपॉजिट हो. दूसरा उनका रिकमेंडेशन क्या था कि एक सेमी ऑफिशियल बॉडी बने, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बने, जो कि रोड से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज, आइडिया, रिसर्च पेपर वगैरह सजेस्ट करे, एडवाइस करे. अब उस टाइम अगर एज ए जनरल अगर हम बात करें तो जब तक कोई ऐसी कमेटी या कोई एक ऐसी बॉडी नहीं होगी जो कि रोड की टेक्निकलिटी को लेके एक
गाइडलाइन बना के ना रखे तो हर आदमी अपने हिसाब से रोड कंस्ट्रक्ट कर देगा, हर एक इंजीनियर अपने हिसाब से रोड कंस्ट्रक्ट करेगा। कोई चाहेगा तो वहाँ पे 10 सेंटीमीटर थिकनेस की रोड लगाएगा, कोई 2 सेंटीमीटर की सजेस्ट करेगा। लेकिन एक ऐसी कमेटी होगी, गवर्निंग कमेटी बॉडी होगी, सेंट्रली गवर्न बॉडी होगी, जो कि डिसाइड करे कि इस रोड की पर्टिकुलर थिकनेस होगी इतना, अगर लोड इतना आ रहा है तो थिकनेस इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। तो इसके लिए बनाया गया था इंडियन रोड कांग्रेस। इसके लिए बनाया गया था इंडिया में इंडियन रोड कांग्रेस, जिसको आईआरसी भी हम लोग बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आईआरसी। ये एक सेमी ऑफिशियली बॉडी है या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जो कि अलग अलग आइडिया या अलग अलग मेथड डेवलप कर रही है आज भी उसके रिलेटेड गाइडलाइन इशू करती हैं। दूसरा, टू क्रिएट ए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन टू कैरी ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, अ कंसल्टेशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो कि सिर्फ रोड पे रिसर्च करे, उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी करे, उसको उससे रिलेटेड डेवलपमेंट करते रहे। उस इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया था CRRI, जिसको फर्दर आगे फुल अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो इसको बोला जाता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो जो ये 4 मेन जो कंसिडरेशन थी जयकार कमेटी थी कि पहला कंसिडरेशन क्या था कि रोड डेवलपमेंट इन द कंट्री शुड बी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ओके, दूसरा, एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लिविड ऑन अ पेट्रोल फ्रॉम रोड यूजर टू क्रिएट द रोड डेवलपमेंट फंड, यानी कि रोड फंड के लिए रोड को डेवलप करना है, रोड नेटवर्क बढ़ाना है तो आपको उसके लिए फंड चाहिए। हर मटेरियल है, मटेरियल का खर्चा, लेबर है, लेबर का खर्चा, इंजीनियर है, इंजीनियर का खर्चा, इक्विपमेंट है, उसका खर्चा। तो इसके लिए तो पैसा, इसके लिए पैसा जो रोड यूज़ करेगा वो पैसा पे करे। तो पैसा जो रोड कौन यूज़ करते हैं ज़्यादा, जिनके पास गाड़ियाँ होती है, नॉर्मल पब्लिक भी यूज़ करती है, पैदल चलने वाले भी यूज़ करते हैं, साइकिल पे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ जो होती है मैक्सिमम जो रोड की वेयरिंग और टीयरिंग जो होती है, ख़राब जो होती है रोड, वो व्हीकल के मूवमेंट से होती है। तो इसलिए उन्होंने बोला, सजेस्ट किया था कि आप पेट्रोल पे टैक्स इंप्लीमेंट करिए, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सेंट्रल रोड फंड में जाएगा। दूसरा उनका रिकमेंडेशन क्या था कि एक ऐसी टेक्निकल बॉडी हमें डेवलप करनी पड़े, ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी जो कि रोड से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन, आइडियाज़ या अलग अलग टेक्निकल नॉलेज शेयर करे। उस सोसाइटी का नाम, इस कमेटी का नाम दिया गया था इंडियन रोड कांग्रेस। नेक्स्ट जो बात की गई थी वो किया गया था कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो रोड के साथ, रोड के डिज़ाइन पर रिसर्च करे या कंसल्टेंसी करे, रोड फॉर्म करे, उस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बाद में हम लोग बोलते हैं CRRI। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल रोड फंड की, जो कि सेकंड रिकमेंडेशन थी जयकार कमेटी की। इसको सबसे पहले बनाया गया था 1 मार्च 1929 में, इसको सबसे पहले फाउंड किया गया था। उसके हिसाब से इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था, सेंट्रल रोड फंड का सबसे पहले क्या था कि पेट्रोल पे टैक्स लगाना है, पेट्रोल पे टैक्स लगाना। उस टाइम में पेट्रोल पे टैक्स कितना लगाया गया था, उस टाइम में पेट्रोल पे लगाया गया था 2.64 पैसा पर लीटर, 2.64 पैसा पर लीटर लगाया गया था उस टाइम पे टैक्स। अभी के हिसाब से वो कितना आ रहा है, अराउंड ₹53 पर लीटर। अभी के डेट में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू के द्वारा इम्पोज किया हुआ जो टैक्स है वो होता है ₹53 पर लीटर, जो कि कहाँ जाता है, सेंट्रल रोड डेवलपमेंट फंड में जाता है। जो पूरे ईयर में, पूरे एक अगर इकोनॉमिक ईयर में जो इससे रिवेन्यू जनरेट होता है, इसका 20% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, बाकी के 80% जो होती है वो डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बांट देती है, उस प्रोपोर्शन में बांटती है जितना प्रोपोर्शन उनका होता था। जैसे कि अगर हम बात करें यूपी स्टेट की, तो यूपी स्टेट से सपोज करिए कि यूपी टोटल जो रिवेन्यू जनरेट हुई थी, तो इंडिया के सभी स्टेट से जो टोटल रिवेन्यू जनरेट हुई थी, उसमें यूपी का एज एग्जांपल हम सजेस्ट कर रहे हैं, यूपी का जो शेयर था वो था 35%, टोटल से 35%। तो जो सपोज करिए कि 1,000 रुपया एज एग्जाम्पल लेते हैं, 1,000 रुपया पूरे ईयर में इंडिया के हर एक स्टेट को मिला के एज ए रोड डेवलपमेंट फंड में गया, सेंट्रल रोड डेवलपमेंट फंड में 1,000 रुपया गया था पूरे स्टेट को मिला के पूरे ईयर में। इसमें से 20%, 1,000 में से 20% जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लिया, यानी कि 200 रुपया उन्होंने अपने पास रख लिया। बचा हुआ कितना हुआ, 800 रुपया बचा। इस 800 का 35%, इस 800 का 35%, यानी कि अराउंड 280 रुपीज़, इसका 800 का 280 रुपीज़, यानी कि 280 रुपया। इस 1,000 में से 280 रुपया किसका है, ये 280 रुपये यूपी स्टेट का। क्यों? क्योंकि जब शेयर कलेक्ट किया जा रहा था सभी स्टेट गवर्नमेंट से, तो उसमें से उस शेयर में से 35% शेयर जो था वो यूपी गवर्नमेंट का था,
यूपी स्टेट का था, तो उसी हिसाब से उन्होंने शेयर वहाँ पे भी उनको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब जो ये एक्सपेंडिचर आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में रखी है, जो 20% अपने पास में वो रखती हैं, वो रोड को डेवलपमेंट करवाने में जो खर्चा होता है उसमें जाता है। और इसको मॉनिटर कौन करता है? ये मॉनिटर करता है रोड विंग्स ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर में एक डिवीज़न है जिसको बोलते हैं रोड विंग्स, उसके अंदर में जाता है। ठीक है, तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू का 20% सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी का 80% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो पॉलिसी है वो इस कुछ हिसाब से है कि जिसका जितना शेयर रहेगा टोटल में से उसको उतना दिया जाएगा। ये फिक्स नहीं है, ये हर साल ऐसा फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जिस साल जिस स्टेट का ज़्यादा शेयर रहा है, ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टोटल फंड में, उनका उस हिसाब से उन्होंने शेयर करना है। अब जो टोटल जो हमारे पास जो पेट्रोल पे जो टोटल टैक्स आता है, जो टोटल रेवेन्यू आता है, उसमें से जो टोटल जो सेंट्रल रोड फंड में डिपॉजिट हुआ है टोटल में से, उसमें से 57.5% जो होता है वो NH के लिए रखा जाता है, नेशनल हाईवे के लिए रखा जाता है। 30% रखा जाता है स्टेट हाईवे के लिए। 12.5% रखा जाता है फॉर द सेफ्टी वर्क ऑन रेल रोड क्रॉसिंग, मतलब मेंटेनेंस वगैरह के लिए, ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल करवाना हो या डिवाइडर बनाना हो या जेब्रा क्रॉसिंग बनाना हो एक्सेट्रा के लिए रखा जाता है 12.5%। और ये अभी हम आप देखेंगे कि अभी हम लोग ने हाईवे स्टेट हाईवे की बात कर ली, लेकिन जो नॉर्मल रोड होता है, लोकल जो रोड होता है उसके लिए, तो उसके लिए जो होता है वो होता है 50%, जितना वो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं किससे? डीजल से। डीजल से जितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका 50% जो होता था वो होता है लोकल रोड डेवलपमेंट के लिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट की रोड होती है, गली की सड़कें होती है, मोहल्ले की सड़कें होंगी एक्सेट्रा के लिए 50% होता है जो रिवेन्यू जनरेट होता है डीजल से। 100% का अगर डिस्ट्रीब्यूशन पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन करते तो 57.5% जाता है NH के लिए, 30% SH के लिए और 12.5% जाता है रोड सेफ्टी वर्क के लिए। दूसरी बात करें इंडियन रोड कांग्रेस की बात करें, इंडियन रोड कांग्रेस जो था वो फॉर्म हुआ था 1934 में। 1934 में इसे फॉर्म किया गया था। इंडियन रोड कांग्रेस जो होती है वो एक ऐसा फॉरम है, एक ऐसा पूल है जहाँ से आइडिया या अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं ताकि रोड की मेंटेनेंस और उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो, बहुत ही अच्छे नए टेक्नोलॉजी के साथ हो। ये एक्टिव बॉडी, ये ऐसा बॉडी है जो कि कंट्रोल करती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिकमेंडेशन फॉर ऑन मटेरियल फॉर द डिज़ाइन ऑफ रोड एंड ब्रिज। मतलब आप जो मटेरियल यूज़ करेंगे रोड को बनाने में या डिज़ाइन को या ब्रिज को बनाने में, चाहे आप कंक्रीट से बना रहे हो या बिटुमिन से बना रहे हो, उसका जो स्पेसिफिकेशन होगा उसमें जो रिकमेंडेशन होगा कि आपको बिटुमिन की ये कैटेगरी, ये ग्रेड ही यूज़ करना है, या RCC की सीमेंट कंक्रीट की ये ग्रेड ही यूज़ करनी है, या थिकनेस ऑफ स्लैब इतनी रखनी है, ये सारी चीज़ें कौन हमें रिकमेंड करके बताएगा? ये रिकमेंड करके बताएगा इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस जो जनरली जो होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं हाईवे रिसर्च कमेटी। इसमें बहुत हाईवे रिसर्च कमेटी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली इंडियन रोड कांग्रेस में पार्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक एक्सपर्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हाईवे में बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, हाईवे में होता है कि एलिवेशन कितना है, सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड, हर एक सब्जेक्ट के डिफरेंट एक्सपर्ट होते हैं जो कि रिकमेंड करते हैं। दूसरा, इंडियन रोड कांग्रेस का काम क्या होता है कि डिफरेंट जर्नल्स प्रोवाइड करना, डिफरेंट जर्नल पब्लिश करना, जिस जर्नल में क्या होगा स्पेसिफिकेशन होगा या गाइडलाइन होगी कि रोड को किस हिसाब से कंस्ट्रक्ट करवाना है। ये काम किसके अंदर में आता है? ये काम आता है इंडियन रोड कांग्रेस के अंदर में। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोफेशनल ओपिनियंस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू रोड एंड ट्रांसपोर्ट। आप सपोज करिए कि आप एक ऐसे इंजीनियर है जो आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ अगर हम इस कंडीशन से, इस तरीका से अगर हम रोड डेवलप करें या ये मटेरियल यूज़ करें, तो आप इंडियन रोड कांग्रेस आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप अपने आइडिया भी शेयर करें, आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन के मेथड में अगर ये चेंजेस करें तो हमारा या तो कॉस्ट कम हो सकता है या हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ सकती है या हमारी रोड की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ सकती है। तो ये एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। ये सबसे ज़्यादा आज के डे टू डे लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटर व्हीकल एक्ट में जनरली जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो हम लोग डिस्कशन करते हैं कि चालान कटना, ये इसके अंदर में आता है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर में आता है। सबसे पहले जो मोटर व्हीकल एक्ट इंडिया में फॉर्म हुआ था वो फॉर्म हुआ था 1939 में। इसकी ज़रूरत इसलिए हो गई थी क्योंकि रोड पे ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया था, मतलब गाड़ियाँ रोड पे आनी शुरू हो गई थी। जब रोड पे गाड़ियाँ आने लगेगी, आना शुरू हो जाएगा तो पब्लिक को चलने में दिक्कत होगी, या बहुत आदमी होंगे जो रूल फॉलो नहीं कर रहे होंगे। गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाया होगा, उस रूल को जब फॉलो हम नहीं करते हैं, जैसे हेलमेट पहनना, गाड़ी में सीट बेल्ट यूज़ करना एक्सेट्रा, क्या है कि गाइडलाइन है जो कि गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कर रखी है फॉर आवर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के लिए प्रोवाइड कर रखी है। और जब हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे
तो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा चालान कटता है। लेकिन 1939 से पहले ऐसी कोई सोसाइटी, ऐसा कोई एक्ट नहीं था, ऐसा कोई लॉ नहीं था जो इस चीज़ के लिए चालान काटता या इस चीज़ के लिए हमें फाइन करता। तो 1939 में सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया था। टाइम टू टाइम क्या किया गया, इसे रिफॉर्म भी करता गया, इसे अपडेट भी किया गया था। जैसे कि 1988 में एक बार अपडेट किया गया था, और दूसरा हाल ही में लेटेस्ट में लास्ट ईयर 2019 में इसे अपडेट किया गया है। 2019 में इसे अपडेट किया। ये किस चीज़ को कवर करता है? सबसे पहले कवर करता है कि कंट्रोल ऑफ ड्राइवर की अथॉरिटी क्या, मतलब अथॉरिटी मतलब किस कैसे डिसाइड करेगा कि गाड़ी की स्पीड किसी भी पर्टिकुलर रोड पे कितनी होनी चाहिए। स्पीड ऑफ व्हीकल वो कितना रखेगा, उससे ज़्यादा का स्पीड नहीं रख सकता। दूसरा जो ये कैरी करता है, दूसरा जो इसके अंदर में आता है, ये आता है कि वन वे और नो एंट्री जोन, वन वे या नो एंट्री जोन, इसको भी ये कंसीडर करेगा कि वन वे या नो एंट्री जोन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो ये बात करेगा व्हीकल ओनरशिप। व्हीकल ओनरशिप का मतलब क्या है? व्हीकल ओनरशिप का मतलब होता है कि अगर सपोज करिए कि गाड़ी की कहीं पे दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में जिम्मेदार कौन होगा, गाड़ी चलाने वाला या जिसकी गाड़ी थी? ये दोनों पे डिपेंड करता है, ये चीज़ दोनों पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात करेंगे व्हीकल ऑपरेशन। व्हीकल ऑपरेशन मतलब क्या हुआ? व्हीकल ऑपरेशन का मतलब हुआ कि व्हीकल का मेंटेनेंस या व्हीकल की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी से ज़्यादा लोड तो नहीं ले जा रहा। जैसे कि आजकल के जनरली देखा जाता है कि ट्रक्स में जब भी सामान दिया जा रहा है तो स्पेसिफाइड लोड के से ज़्यादा लोड वो कैरी करते हैं। इससे क्या फ़र्क हुआ? ज़्यादा लोड कैरी करने से क्या होता है कि जो हमारी रोड है, जिस रोड के हमारी रोड है, वो एक पर्टिकुलर लोड के लिए बनाया गया। अगर उस पर उससे ज़्यादा लोड आएगा तो वो टाइम से पहले क्या होगा, वेयर एंड टियर हो जाएगा। सरकार को तो नहीं पता ना, गवर्नमेंट को तो नहीं पता है कि अच्छा हाँ ट्रक की स्पेसिफिक कैपेसिटी थी 800 kg की, लेके जा रहा है ये 1200 kg, तो इससे क्या हो, इस पर तो फाइन लगाएगा क्योंकि रोड को वो डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कहाँ हम लोग स्टडी करते हैं? ये स्टडी की जाती है मोटर व्हीकल एक्ट में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI क्या करता है? CRRI इसे फॉर्म किया गया था 1950 में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। की इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ये क्या करता है? ये सिंपली बहुत ही डिफरेंट रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड रनवेज, ट्रैफिक एक्सेट्रा में जो नए नए टेक्नोलॉजी या नए आविष्कार होंगे उसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अगर कोई नया मेथड, जैसे अभी वेस्ट मटेरियल से हम रोड बनाने में, वेस्ट मटेरियल को कितना यूज़ कर सकते हैं रोड बनाने में, ये सब का आइडिया या ये सब की रिसर्च या ये सब का रिकमेंडेशन कहाँ पे हम देखेंगे? ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में दिया जाता है। दूसरा होता है कि मटेरियल को कैसे इंप्रूव करना है। कंक्रीट का रोड है तो किस हिसाब से हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ और बढ़ा सकते हो, उसमें मिक्सचर ऐड करना है कि नहीं करना है, एक्सेट्रा। लैंडस्लाइड कंट्रोल, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक से रोड ट्रैफिक सेफ्टी के लिए क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं अपने आज अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्निक है उसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। ये सारा रिकमेंडेशन कहाँ से आता है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जब तक इसको अप्रूव नहीं किया हुआ हो, उसके बाद वो जब तक IRC के थ्रू गाइडलाइन बन के नहीं आएगा तब तक हम इसे डायरेक्टली रोड पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हाईवे रिसर्च बोर्ड। ये एक बॉडी है, ये एक ऑर्डिनरी बॉडी है जो कि आती है इंडियन रोड कांग्रेस के अंदर। इसे फॉर्म किया गया था 1973 में। इसका जो मेन काम है, इसका काम है टू असर्टेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिसर्च रिक्वायर्ड। मतलब कोई भी मटेरियल हम नया अगर सपोज करिए कि हमने डिसाइड किया कि एक रबर का अगर हम मिक्सचर में यूज़ करें तो हो सकता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, तो अब ये डिसाइड करेगा, हाईवे रिसर्च बोर्ड डिसाइड करेगा कि कितना और का अमाउंट या कितने ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ेगी और कितने दूर तक हम इसका रिसर्च कर पाएंगे। दूसरा, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ये रिसर्च इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। हो सकता है कि जो फ्लड उस एरिया में, जब मान लीजिए सपोज करें कि हम ऐसे जोन में रोड बनाने जा रहे हैं जहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे फ्लड आता है, तो फ्लड की डिटेल तो हाईवे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के पास नहीं होगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास में रोड की फ्लड की पूरी डिटेल होगी। तो वो वहाँ से फ्लड का डिटेल निकालेंगे कि हाँ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पानी जो होती थी आज से 100 साल पहले या 100 साल पहले इतनी आई थी, तो उस हिसाब से वो ब्रिज की क्या होगी, हाइट वो डिसाइड करेंगे। टू कलेक्ट द रिजल्ट ऑन रिसर्च, टू चैनलाइज द कंसल्टेटिव सर्विसेज एक्सेट्रा। ये किसका काम है? ये हाईवे रिसर्च बोर्ड का काम है। अब हाईवे रिसर्च बोर्ड का जो तीन टेक्निकल कमेटी होती है, सबसे पहला क्या काम है? आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिसर्च एप्लीकेशन। एक कमेटी है जो कि आइडेंटिफाई करेगी और मॉनिटर करेगी कि रिसर्च का यूज़ कहाँ किया जा रहा है। दूसरा क्या होता है कि जो रोड रिसर्च हो रहा है उसको इवेल्युएट करेगी। इवेल्युएट करने का मतलब क्या है? उसको पास एंड फेल, उसको एक्सेप्ट करेगी या उसको रिजेक्ट करेगी। तीसरा जो कमेटी होती है, टेक्निकल कमेटी होती है, वो ब्रिज के रोड के अलावा, ब्रिज भी तो रोड के पार्ट में आएगा, तो ब्रिज का रिसर्च एंड रिवैल्यूएशन, मतलब कि उस पर जो रिसर्च हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है या
नॉन एक्सेप्टेबल है, ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये हाईवे रिसर्च बोर्ड डिसाइड करेगा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे के बारे में जो होती है, सबसे पहला जो हाईवे का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है कि डिपेंडिंग ऑन वेदर। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है डिपेंडिंग ऑन वेदर, यानी कि ऑल वेदर रोड। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड मतलब होता है वो रोड जो कि 12 महीने, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात का मौसम हो, रोड बंद नहीं होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो, चाहे पानी उसके ऊपर से ओवरफ्लो कर रहा हो, तो उसके कारण से बंद है, तो वो अलग सिचुएशन आ जाता है। लेकिन ऑल वेदर रोड मतलब वो रोड टूटना नहीं चाहिए, आराम से काम करता रहना। पानी अगर बंद हो गया, पानी एक साइड से दूसरी साइड जब फ्लो बंद चला गया, खत्म हो गया, तो आराम से उस पर आदमी ट्रैवल कर सके। तीसरा होता है फेयर वेदर रोड। फेयर वेदर मतलब होता है कि गर्मी और ठंडी में तो इस रोड पे आप आराम से चल सकते हैं, लेकिन मानसून के टाइम में, बारिश के टाइम में आप इस पे से चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि या तो इस पे कीचड़ आ सकता है या इसके ऊपर में पानी जमा हो सकता है। तीसरा जो होता है डिपेंडिंग द टाइप ऑफ कैरेज वे। इसके हिसाब से कैरेज वे मतलब कि जो टॉप का सरफेस है वो किस हिसाब से बना हुआ है, टॉप की जो सरफेस है वो किस हिसाब से बनी हुई है। टॉप की सरफेस किस हिसाब से बनी, मतलब कि ये पेव्ड रोड है या अनपेव्ड रोड है। पेव्ड रोड मतलब कि इसके ऊपर में जो है, या तो इसके ऊपर में कंक्रीट का पेस्ट है, या बिटुमेन है, या वाटर बॉन्ड मैकेडेम है, मतलब किस हिसाब से बना हुआ है। जनरली जो हम लोग अपने रोड पे, हाईवे या स्टेट हाईवे पे जो रोड देखते हैं वो पेव्ड रोड होता है। क्यों? कि उसमें जो एग्रीगेट और बिटुमेन का मिक्सचर होकर हम उस पर बिछाए होते हैं। अनपेव्ड रोड होता है जो कच्चा रोड, कच्ची सड़कें जो गांव में जनरली विलेजेस में पहले के ज़माने में पाई जाती थी, अब तो वो भी नहीं पाई जाती है, अब रेयरली आपको मिलेगा। अनपेव्ड रोड होता है तो अर्थ रोड या ग्राउंडेड रोड, मतलब उसके ऊपर में कुछ रखा हुआ नहीं है, नॉर्मल सी रास्ता है। हाँ, खेतों की जो सड़कें होती है, खेत की जो साइड की जो बाउंड्री होती है, उसके ऊपर से जब आप चलेंगे ना, तो वो एक अनपेव्ड रोड के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस, सरफेस रोड एंड अनसरफेस रोड। सरफेस रोड उस सरफेस को रोड को बोलेंगे जिसके जगह जो टॉप सरफेस है, जिसका जो टॉप सरफेस है वो बिटुमेन या कंक्रीट के साथ कवर किया हो, जिसका टॉप सरफेस या तो बिटुमेन या कंक्रीट के साथ कवर किया गया हो। दूसरा होता है अनसरफेस रोड, जिसके टॉप सरफेस पे ना तो कंक्रीट है ना बिटुमेन है, उसको हम लोग बोलेंगे अनसरफेस्ड रोड। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करें रोड को, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब कि उस रोड पे ट्रैफिक कितनी है। अब ज़्यादा ट्रैफिक है, कम ट्रैफिक है, या बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इसके हिसाब से हैवी ट्रैफिक, मीडियम एंड लाइट। हैवी मतलब जब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो, जब ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको हम अगर समझें तो सपोज करें कि ये हमारे रोड की स्ट्रेच है, हमने इस पर एक पर्टिकुलर थिकनेस दे रखा है। रोड का थिकनेस डिसाइड किया जाता है दो तरीके से। एक तरीका डिसाइड किया जाता है कि उसके ऊपर से मूवमेंट कितना आ रहा है और कितनी व्हीकल उस पर रुकी रहेगी। जब व्हीकल आराम से चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चक्के का लोड इसके ऊपर एक्ट हो रहा होगा, तो उसकी थिकनेस उस हिसाब से हमें बढ़ानी पड़ेगी। मीडियम मतलब कम चल रहा है तो कम लोड उसके ऊपर में आ रहा है, तो कम थिकनेस की रोड। लाइट मतलब एक दो दिन भर में एक व्हीकल है, एक से दो गाड़ियाँ जा रही है, तो उसके हिसाब से रोड रखा जाएगा। दूसरा होता है कि लोड ट्रांसपोर्टेड। लोड ट्रांसपोर्ट मतलब कि उस रोड के ऊपर से लोड। अब मान लीजिए कि दिन भर में तो गाड़ी दो ही जा रही है, लेकिन दो गाड़ी जो होती है वो नंबर ऑफ एक्सल वाले ट्रक जाते हैं, मतलब 4 एक्सल ट्रक जा रहा है। 4 एक्सल ट्रक का मतलब होता है कि उसके ऊपर में कम से कम 100 टन का लोड होगा, तो इसके हिसाब से भी तो डिसाइड कर, क्योंकि बेसिकली तो हमें लोड के हिसाब से डिसाइड करना है। तो क्लास 1 और क्लास 2 या क्लास ए क्लास बी, मतलब ये डिफाइन किया जाता है क्लास 1 रोड और क्लास 2 रोड बेस्ड ऑन कि उसके ऊपर से कितने टन लोड पर डे क्रॉस होता है। तीसरा जो लोड कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड की, वो होती है कि लोकेशन और फंक्शन पे, मतलब कि कहाँ पे है और उसका फंक्शन क्या है। उसमें आता है नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का मतलब होता है कि ये इंडिया की सबसे प्रीमियम रोड है। इसकी स्पीड लिमिट जो होती है वो जनरली ग्रेटर देन 80 kmph ही रखी जाती है। ये स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती है, ये जो रोड होती है इसमें जो स्पीड लिमिट नॉर्मल कॉमन आप अपने शहर में आराम से इसको देख सकते हैं, इसकी जो स्पीड लिमिट होती है अराउंड 40 to 60 kmph होती है। और अदर डिस्ट्रिक्ट और मेजर विलेज रोड जो होती है वो नॉर्मल हमारे स्ट्रीट रोड बोल सकते हैं, स्ट्रीट रोड बोल सकते हैं, जो हमारे गली मोहल्लों को मेन रोड के साथ कनेक्ट करता है, उस रोड को हम लोग बोलते हैं ODR या विलेज रोड में। ओके, क्लासिफिकेशन ऑन द रोड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन मॉडिफाइड सिस्टम। उसमें प्राइमरी रोड, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में आता है एक्सप्रेसवे एंड हाईवे। एक्सप्रेसवे और हाईवे का बात, एक्सप्रेसवे और हाईवे की बात हम करें तो एक्सप्रेसवे में होता है वो रोड जो कि हाईवे से अलग हो। हाईवे से अलग होता है उसकी पे, हाईवे से अलग किस तरीके से, एक तो उसका डायमेंशन,
रोड की जो लेन, नंबर ऑफ लेन होती है उस रोड में, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा रोड होती है, और उसमें स्पीड लिमिट भी ज़्यादा होता है। आप उस पर सिर्फ फास्ट मूविंग व्हीकल, मतलब जिस व्हीकल की ट्रेवलिंग स्पीड की कैपेसिटी वो 100 या 110 आराम से ट्रैवल कर रहे हैं, उसी रोड को हम एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए सेफ मानते हैं। और उसके अगर किसी भी शहर से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक जा रहा है, किसी भी हाईवे पे अगर ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है, तो हम उसके लिए एक अलग रोड बना देते हैं उसको, जिसमें हम उसको एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर नेशनल हाईवे की हम बात करें, तो नेशनल हाईवे जो होता है वो मेन हाईवे होता है, जो कि इंडिया के हर एक मेजर सिटी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि नेशनल हाईवे हमारे इंडिया की एक बैकबोन है। एक मतलब आपको अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना हो तो आपको नेशनल हाईवे के थ्रू आप आराम से जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे रोड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, स्पीड लिमिट भी बहुत ही ज़्यादा, और ट्रैफिक नॉर्मल जो इंटीरियर रोड्स होते हैं हमारे शहर में उससे कम होती है, इसलिए हमें टाइम टेकिंग भी कम लगता है। दूसरा जो होता है, जो भी रोड फ्रेमवर्क इंडिया में डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये रोड यहाँ से यहाँ बननी है, उसको बनाने से पहले वो कहीं ना कहीं उनकी जो बेस होती है वो बेस्ड ऑन नेशनल हाईवे पे ही होती है कि हाँ ये रोड अगर हम बनाएंगे तो ये इस शहर को या इस लोकेशन को नेशनल हाईवे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। एवरी असाइंड जो नेशनल हाईवे होती है उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर नंबर होता है, जैसे कि आप नाम सुनते होंगे NH1 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कहाँ से, दिल्ली टू अम्बाला टू अमृतसर, मतलब दिल्ली, अम्बाला, अमृतसर, इन तीनों को कनेक्ट करने वाला जो नेशनल हाईवे होता है उसको बोला जाता है नेशनल हाईवे 1। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जो होता है वो आर्टेरियल रोड, मतलब कि एक स्टेट के इंटरनल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए जो रोड यूज़ किया जा सकता है उसको, या किसी डिस्ट्रिक्ट को अगर हाईवे से कनेक्ट किया जा रहा है उस रोड को हम लोग बोल सकते हैं स्टेट हाईवे, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट किया जा रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेट हाईवे। दूसरा रोड होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है जो कि उस पॉइंट को कनेक्ट, जैसे कि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई मार्केट या कोई इंडस्ट्रियल लोकेशन के साथ अगर हम किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो रोड जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है उस रोड को हम लोग बोलेंगे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। नेक्स्ट बात करेंगे ODR एंड VR। ODR की हम बात करें तो दीज आर द रोड सर्विंग रूरल एरिया ऑफ पॉपुलेशन विद द आउटलेट टू मार्केट सेंटर डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि अगर हम किसी गाँव को अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या कमिश्नरेट से अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं या मार्केट से कनेक्ट करना चाहते हैं, वो जो रोड होगी वो होती है ODR। और विलेज रोड मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जो रोड हम लोग यूज करते हैं जनरली, उस रोड को हम लोग बोलते हैं विलेज रोड। ओके, नेक्स्ट होता है रोड पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहला रोड पैटर्न में पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। इस रोड पैटर्न में क्या होता है कि इसके सेंटर में, यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट रहता है, और मार्केट के आजू बाजू में क्या होता है ना कि कॉलोनी बनी होती है, घर बना होता है। इस टाइप के रोड पैटर्न को बोलते हैं रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। और ये क्या होता है, ये रोड एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ये रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये है सेंट्रल बिजनेस एरिया, ये है वहाँ उस प्लॉट एरिया जहाँ पे घर बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बिजनेस एरिया यहाँ है और स्टार की तरह ऑन द रेडियस, एक सर्कल के रेडियस पे रोड निकल रहा है, और यहाँ पे क्या बना होगा, घर बना होगा, यहाँ पे पब्लिक या ऑफिस रिसाइड कर रहा होगा। इस टाइप के पैटर्न को बोला जाता है सेंट्रल और रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर और स्टार ग्रिड पैटर्न। रेक्टेंगुलर स्टार ग्रिड पैटर्न में देखा जाए तो एक तो फोकल पॉइंट यानी कि ये बिजनेस सेंटर हो जाता है, ये बिजनेस सेंटर हो जाता है, और ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली एक ट्रेपेजॉइडल के फॉर्म में एक रिसाइडिंग एरिया या ऑफिस एरिया रहता है, और ये इस रोड को कनेक्ट कर दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टार और सर्कुलर पैटर्न। ये सिमिलर टू होता है रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में, बस इसका जो ओरिएंटेशन होता है, इसकी जो शेप होती है वो एक सर्कल के शेप में होती है। इसकी जो शेप होती है एक सर्कल के शेप होती है। इसमें भी क्या होता है, बीच में बिजनेस सेंटर होता है और आसपास में ये जितनी भी है ये लोकेलिटी होती है जहाँ पे हम घर या ऑफिस अपना बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।